ठीक है, अदरवाइज फिर आपको टॉपिक्स इश्यूज होंगे, क्योंकि आज वैसे भी हम उसी टॉपिक पे आगे चलेंगे तो प्रीवियस चीजें आपको नहीं पता चल पाएंगी। या ओके। बाकी फ्रैंकी आप भी आई थिंक नहीं थे प्रीवियस क्लास में। फ्रैंकी। हाँ जी, मुझे याद रहता है क्योंकि यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन बच्चा ज्वाइन करता है कौन नहीं, और मैं एक बार देख लेता हूँ सारी लिस्ट ना। अच्छा, कॉलेज एग्जाम्स। ओके, कोई बात नहीं, कंसंट्रेट इन योर एग्जाम्स, बट आप लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, कहीं फिर छूट जाएगा टॉपिक तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। गुड। यस क्लास, सो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। बाकी ओके, मैं प्रीवियस क्लास का एक बार फटाफट रिवीजन बता दूं आपको। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना साइंस का बायोलॉजी सेक्शन से, दैट इज योर ब्लड। फाइन, मैंने ब्लड के बारे में आपको बताया था कि ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड ब्लड आपका डिस्कवर किया गया था बाय द कार्ल एंड स्टीनर के थ्रू, है ना। हमारी बॉडी में एक्चुअली 7% टोटल वेट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होता है। साथ के साथ मैंने पीएच वैल्यू बताई थी आपको 7.4। फाइन, उसके बाद मैंने बताया था कि ब्लड जो है वो कंपोज्ड है बाय द टू कंपोनेंट्स, वन इज ऑफ योर प्लाज्मा एंड द अनदर वन इज योर ब्लड सेल्स। ठीक है, जो आपकी तीन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स थी, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसमें से हम आरबीसी का फंक्शन कर चुके थे, डब्ल्यूबीसी का भी फंक्शन कर चुके थे, और आज हमें जो करना है दैट इज ऑफ योर थर्ड सेल्स ऑफ ब्लड, जो कि आपकी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की अगर बात करें क्लास, तो देखिए प्लेटलेट्स क्या हैं। यू ऑल नो दैट कि जैसे सारी सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, ये भी आपकी सेल्स बहुत स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और जो स्पेशल फंक्शन ये परफॉर्म करती है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी हमारी बॉडी में जब जब हमें कोई इंजरी होती है तो उस दौरान पर ब्लड अपने आप कोगुलेट होने लगता है, क्लॉट होने लगता है आफ्टर 2 to 5 मिनट्स में। ठीक है, और जनरली ये क्लोट क्यों होता है, उसके लिए स्पेशल फाइबर्स और यू कैन से द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द प्लाज्मा, जिसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स क्या करवा पाती हैं, क्लॉटिंग करवा पाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को अनदर नेम दिया जाता है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को दूसरा नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स का। प्लेटलेट्स एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब प्लेटलेट्स का बनना और प्लेटलेट्स का क्लोटिंग करने का फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर जो बनाती हैं प्लेटलेट्स, वो जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन के हेल्प से बनाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर विटामिन के की प्रेजेंस नहीं है तो क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, या फिर वो इतना फंक्शनल नहीं है। विटामिन के लिए अगर मैं बात करूं तो विटामिन के आपके ज्यादातर उन सोर्सेज में है जो कि ग्रीन सोर्सेज हैं। लाइक आप अगर हम बात करें तो वो जो ब्रोकली आती है ना, ब्रोकली जो कैबेज आती है उसमें आपका विटामिन के बहुत ज्यादा होता है। इवन स्पिनच में भी आपका विटामिन के होता है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, उन सब में ज्यादातर आपका विटामिन के प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं कि विटामिन के की वजह से आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में आप में से शायद शेफ ने पूछा था प्रीवियस क्लास में, शेफ ने आज ज्वाइन नहीं किया, शेफ ने पूछा था शायद कि सर फिब्रिनोजन क्या होता है। तो एक्चुअली हमारे जो फिब्रिनोजन है, वो फिब्रिनोजन ही हमारे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे, या ये कह सकते हो कि दीज आर प्रोटीन्स बेसिकली, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। होता क्या है क्लास, देखो इसके लिए ना एक बेसिकली स्टेप्स हैं, इनके लिए फॉर्मेशन है एक। जैसे कि हम ये कहते हैं कि जब जब हमें इंजरी होती है ना, तो होता क्या है, हमारे ब्लड में टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। वन इज ऑफ योर थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड द अनदर वन इज प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये मैं बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ना ही आता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों ये प्रोटीन्स, और साथ के साथ आपके कैल्शियम के आयंस। ठीक है, ये दोनों मिक्स, ये तीनों चीजें मिक्स होकर ना आपका एक्टिव फॉर्म बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जैसे ही बनते हैं तो थ्रोम्बिन के साथ आपके अनदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आकर जुड़ते हैं, और आपका एक अनदर
सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन, ठीक है। और फाइब्रिन बनने के बाद ही आपकी क्या होने लगती है, क्लोटिंग शुरू होने लग जाती है, क्योंकि फाइब्रिन इज अ काइंड ऑफ अ फाइब्रस सेल्स, जिससे कि आपके ब्लड आपस में जुड़कर थिकनेस लाने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू होता है। आपको अगर याद रखना है तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ प्रणीति, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, THROMBOPLASTIN, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड आपके कैल्शियम आयन, ये मिलने के बाद बनाते हैं थ्रोम्बिन, एक्टिव फॉर्म। थ्रोम्बिन के साथ आपका कंबाइन होता है फिब्रिनोजन, विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। फिब्रिनोजन आकर जुड़ता है और फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन बाद आपके क्या बनाते हैं, फिब्रिन बनाते हैं, फिब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन बनाते हैं। और फिब्रिन बनाने के बाद आपकी क्लोटिंग शुरू हो जाती है विटामिन के की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज विटामिन के, एंड विच प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजेंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ना क्लास, तो हमारी इसकी ना एक जेनेटिक डिजीज है प्लेटलेट्स में। जब जब हमारे प्लेटलेट्स में सपोज करो कि फ्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो, यानी जो फिब्रिनोजन है वो एब्सेंट है और विटामिन के से वो बन भी नहीं पा रहे, विटामिन के का इंटेक किया जा रहा है बट वो बन भी नहीं पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की ना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है तो यानी उसको इंजरी के दौरान पर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो ये जनरली ज्यादातर केस में इसमें डेथ ही हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं तो एडिशनल आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर्स उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट हो सके, ठीक है। और ब्लड क्लॉट होने के लिए वहां पर वो जो एडिशनल फैक्टर्स डाले जाते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, फिब्रिनोजेंस ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डिजीज, जेनेटिक डिजीज जो हमारी विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के होती है, दैट इज कॉल्ड हेमोफीलिया। और ये सबसे फर्स्ट टाइम क्वीन विक्टोरिया को देखी गई थी, दैट इज कॉल्ड हेमोफीलिया, ठीक है। होता क्या है क्लास, हमारी ना बॉडी में ब्लड क्लॉट कभी भी इनसाइड नहीं होता, जनरल केस में नहीं होता, ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर की बात करें या फिर हम ये कहते हैं पैरालिसिस के केस में भी समटाइम्स ब्लड क्लॉट हो जाता है नर्व्स में, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट बहुत रेयर केसेस में हो जाता है, या स्ट्रोक कह सकते हो आप, बेसिकली जम गया है ब्लड कहीं। तो उसकी वजह से होता क्या है, हम ये कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता ये है कि किस फैक्टर की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता इनसाइड द बॉडी और सिर्फ आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही ब्लड क्लॉट शुरू होना होता है। एक्चुअली हेपरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बाय विच ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। हेपरिन की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता बॉडी के अंदर, बाकी बाहर होता है, क्योंकि हेपरिन ना बाहर आने पर ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव होने लग जाता है, इसीलिए वो ब्लड क्लॉट इजीली कर देता है। जबकि हम बात करें इनसाइड बॉडी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बट वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता है वहां पर, ठीक है। सो आप इतना याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि किस सब्सटेंस की वजह से ब्लड क्लॉट बॉडी के इनसाइड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड हेपरिन, ठीक है। साथ के साथ प्लेटलेट्स भी हमारी फॉर्म होती हैं बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हम ये कहते हैं कि जनरली 3 to 5 डेज प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं, और प्लेटलेट्स सरवाइव करती हैं, लाइफ स्पैन जो होता है वो 3 to 5 डेज का होता है। प्लेटलेट्स जनरली ना क्लास आपने जैसे सुनी रखा होगा कि प्लेटलेट्स बहुत सारे केसेस में घटने लगते हैं, लाइक आप डेंगू की बात करें या मलेरिया की बात करें, सर तो उससे इंटरनल ब्लीडिंग होता है हेपरिन नहीं होने की वजह से। नहीं नहीं प्रणति, हेपरिन ना होने की वजह से ना इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होता। होता क्या है क्लास, हेपरिन ना हेपरिन सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिक्विडिटी देता है जनरली ब्लड, हम ये कहते हैं। और जबकि बाहर आते ही जैसे ब्लड रिलीज होता है बॉडी से आउटसाइड, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आने लगता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। ठीक है प्रणति, ओके। और देखो प्लेटलेट्स तो हमारी जनरल केस में अगर हम बात करें ऑक्सीजन
डेंगू के केस में एंड मलेरिया के केस में प्लेटलेट्स जो होती हैं वो डिक्रीज होने लग जाती हैं जनरली, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत हद तक आपकी अफेक्ट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किससे, हमारे इसके प्लाज्मोडियम से, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फैक्टर जो आता है मलेरिया के थ्रू और आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू। हाँ शालीन, हेमोफीलिया में तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, मैंने बोला तो कि उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, उसको हॉस्पिटलाइज करा जाए तुरंत के तुरंत और उसको प्रोटीन फैक्टर्स दिए जाए तो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हैं, अदरवाइज उसकी इंजरी में उसको ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम जो कि फीमेल एनोफिलिस प्रोड्यूस करता है और आपका डेंगू का मॉस्किटो एडीज इजिप्टी, ठीक है, एडीज इजिप्टी, ये दोनों क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को सबसे पहले इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट्स सबसे पहले इनमें डिक्रीज होती है और फिर हमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी ये मैं डिजीज सेक्शन में कवर करूंगा, मलेरिया एंड डेंगू, तो वहां आपको कवर होगा। ठीक, तो प्लेटलेट्स के बाद अगर हम बात करें क्लास, तो देखिए आपको ना ये सबको पता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जनरली हमारे ब्लड के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये ब्लड ग्रुप्स आते कहाँ से हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाना है, उनको आप सुनते चलिएगा। होता क्या है, देखिए क्लास की ब्लड ग्रुपिंग के लिए आप सुनना थोड़ा सा ध्यान से, जिसके लिए ये सब न्यू है उसको ध्यान से सुनते हुए चलना है। सुशील कुछ कहना है आपको? ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स मैक्सिमम कितना होता है, इट्स अराउंड और अराउंड, देखो हम कह सकते हैं 40,000 की ऐप, 40,000 से ना 1,20,000 तक हो, दैट्स ओके। बट अगर हम 40,000 से बहुत बिलो चले जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा वीकनेस है, और 1,20,000 के आसपास अगर ये हैं तो इट्स ओके। आप ब्लड रिपोर्ट्स कराते हो सुशील, उसमें मेंशन होता है कि 4,000 से लेकर 1,20,000 तक अगर है तो इट्स ओके। बाकी 1,00,000 से बिलो भी चली जाती है ना तो भी प्रॉब्लम्स आती है, और ज्यादातर लाइक मलेरिया और डेंगू के केस में बात करें ना तो 70,000, 80,000, 60,000 इवन हो जाती है लोगों की। बट प्लेटलेट्स ना बहुत ज्यादा रैपिडली अपना आपको ग्रो कर लेती हैं, ऐसा नहीं होता। आप जूसेस वगैरह इंटेक करते रहो तो आपके अगले दिन, लाइक आज ब्लड टेस्ट हुआ, अगले दिन ही आपको प्लेटलेट्स 10,000 बढ़ी हुई मिल जाएंगी, तो बहुत जल्दी ग्रो कर लेती हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेती हैं। ठीक है, तो क्लास देखिए ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है, हमारी ना आरबीसीज ब्लड की रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसी की शेप मैंने कल आपको बताया था कि इट्स डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं ये, और आप इनको कह सकते हो कि ये बाय कनकेव शेप होती है। ठीक है, बाय कनकेव शेप और डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ दिखाई देती हैं आपकी इस तरीके से। ठीक है, यानी आप इसको देखेंगे तो बाय कनकेव शेप ही इस तरीके का है। बाकी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इट्स काइंड ऑफ अ प्लेट, जैसे डिस्क होती है ना अंदर से थोड़ा इनवर्ड, और मतलब प्लेट की तरह। ठीक है, डिस्क शेप्ड होती है, और आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी का सरफेस है, ये आरबीसी का सरफेस है, इस सरफेस पर आपके पाए जाते हैं टू टाइप ऑफ एंटीजेंस, या फिर आप ये कह सकते हो आरबीसी के सरफेस पर टू टाइप ऑफ एंटीजन, या आप इनको बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये टू टाइप ऑफ एंटीजेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन बी, या फिर आप कह सकते हो एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, होता क्या है क्लास कि हमारी इन दोनों एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप्स चार टाइप्स के होते हैं। कैसे, पहले तो आपको ये बता दूं कि इसके बारे में, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी कार्ल एंड स्टेनर ने ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्लड ग्रुपिंग होती है। ठीक है, और इन्होंने कुछ और एडिशनल चीजें भी बताई थी, जैसे कि अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी एंड ओ, यू ऑल नो दैट।
बट ब्लड ग्रुपिंग में आप जानते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स, जिसमें कि हम ये बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप इसका ए पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इस तरीके से हम इन्हें डिटरमाइन मतलब इनको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन कैसे होता क्या है क्लास, पहले तो आप एक चीज समझिएगा कि दोनों ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, इनको हमारी आरबीसी के सरफेस पर डिटेक्ट किया जाता है। जब आप ब्लड ग्रुप कराते हो ना डिटेक्ट, तो उसमें क्या किया जाता है, आरबीसी के सरफेस पर ये देखा जाता है कि कौन सा एंटीजन और कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। ए है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए, अगर जिसके आरबीसी के सरफेस पर बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी। किसी किसी की आरबीसी के सरफेस पर दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी बोथ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या लिया जाता है, ए बी। और किसी किसी के आरबीसी के सरफेस पर कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारे कहलाते हैं ओ ब्लड ग्रुप। क्लास याद रखना, आप एंटीजन बोलो या ग्लाइकोप्रोटीन बोलो, ऑल सेम, मतलब दोनों वर्ड सेम है। आप एंटीजन भी कह सकते हो और ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हो। तो होता क्या है कि इन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से, इन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से हमारे 4 ब्लड ग्रुप तो आ गए। साथ के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का पता कैसे चलता है? एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करने के लिए क्लास कार्ल एंड स्टीनर के थ्रू आपका एक मंकी जिसका नाम था रीसस मंकी, रीसस जो कि स्पीशीज थी उस मंकी की, रीसस मंकी को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको चेकआउट, हाँ रीसस, RHESUS, रीसस, यस, रीसस मंकी को ये चेकआउट किया गया कि इसकी आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, क्योंकि मंकीज को कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि मंकीज एंड चिंपैंजीज आर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्चुअल में मंकी के साथ हमने अपने आप को डिटेक्ट करने के लिए कार्ल एंड स्टीनर ने ये चीज की कि हम मंकी की आरबीसी के सरफेस को चेक करते हैं कि मंकी के आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है। तो उन्होंने देखा तो वहां पर उन्हें एक फैक्टर मौजूद मिला, दैट इज कॉल्ड रीसस फैक्टर, क्योंकि वो रीसस स्पीशीज पे था तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम रीसस फैक्टर रखा और इसको RH फैक्टर कहा जाने लगा। रीसस के 2 शुरू के लेटर, दैट इज RH, फाइन। और RH फैक्टर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा मंकी के सरफेस पर RH फैक्टर है, तो उन्होंने देखा कि क्या ये ह्यूमन बीइंग्स के भी सरफेस पर होगा, आरबीसी के सरफेस पर होगा ह्यूमन बीइंग्स में। तो उन्होंने देखा यस कि हाँ ऐसा RH फैक्टर आरबीसी के सरफेस पर भी है ह्यूमन बीइंग्स की। तो उन्होंने ये चेकआउट किया कि अगर सपोज किसी भी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देंगे, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है किसी भी प्रोटीन के साथ तो हम उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप देंगे। समझ रहे हो? इट मींस अगर सपोज किसी के सरफेस पर ए ग्लाइकोप्रोटीन था और RH भी था तो उसका नाम, उसका ब्लड ग्रुप क्या दिया गया, ए पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कि अगर कभी किसी की सरफेस पर ए प्रेजेंट है और RH नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव दिया गया। सेम एज फॉर बी, बी के साथ RH है तो बी पॉजिटिव, अगर बी के साथ RH नहीं है तो बी नेगेटिव। सेम एज फॉर AB, AB के साथ RH, AB पॉजिटिव नहीं है, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। बट क्लास होता क्या है एक्चुअली कि हर एक इस एंटीजन के अगेंस्ट आपका एक एंटीबॉडीज होते हैं, फाइन। और हम ये कहते हैं कि कोई भी एक एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन्स के नहीं बनते। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि देखो होता क्या है कि डोनर के टाइम पर हम जब ब्लड डोनेट करते हैं या फिर हम ब्लड को एक्सेप्ट करते हैं तो इन चारों ब्लड ग्रुप्स में से ना सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो O माना जाता है कि O ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। और AB वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है कि वो किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन दे नहीं सकता किसी को, ठीक है। लेकिन क्लास कभी कभी ना डिफरेंस करने के लिए या ऑप्शंस में ऐसे दिया जाता है कि AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में से, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में से बेस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा। तो हम ये कहते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल डोनर शालीन O है, यस। तो हम ये कहते हैं हाँ कि AB नेगेटिव जो होता है वो बेस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है।
और अगर O के केस में हम पूछ लें O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव और O पॉजिटिव में से O नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से पूछा जाएगा तो नेगेटिव वाले को करना है, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास कुछ नहीं है, ना RH है, ना A है, ना B है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई RH फैक्टर नहीं है। ठीक है क्लास, सो होता क्या है इन चारों के हिसाब से, यहां तक बात क्लियर हुई क्लास आपको? ब्लड ग्रुपिंग इस क्लास में सोनाली दो है, सोनाली श्वेत पद्मा पदम और सोनाली सिंह एक। सोनाली सिंह आप आज फर्स्ट क्लास में आज ही आए हैं आई थिंक। सोनाली श्वेत पदम तो कल भी थे। ओके, यू ज्वाइन लेट, मतलब कल की क्लास आपने ली थी? ओके, यू आर वाचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है एटलीस्ट आप लेक्चर मत छोड़ेगा प्लीज, सबके लिए है ये। अक्षत शायद आप भी नहीं थे और आपने भी आज ही ज्वाइन किया है। अक्षत, यस क्लास, सो चलिए कोई नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ आप अपना लॉस खुद देखें, आपको जहां पर लग रहा है कि भाई देखो नहीं करना है दैट्स डिफरेंट मैटर, बट अगर आप चाहते हो वाकई में करना तो प्लीज आप अपने आप को इतना अवेयर बनाओ कि आप वहां पर जो भी छूटा उसी दिन पर कर लिया करो, छोड़ा मत करो, पेंडिंग मत रखा करो चीजों को, ठीक है। शालीन सर, डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। अब शालीन ये क्वेश्चन तो ना पता है मैं अब आपसे पूछने ही वाला था जस्ट, क्योंकि ये ही चीज तो हमारी इतने टाइम से 2 साल से चलती आ रही है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी एंटीजेंस, एंटीबॉडी एंटीजन, कोरोना के टाइम पर यही 2 वर्ड्स तो सुनने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मुझे इन बच्चों से अब ये जानना है कि क्या ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं, क्या डिफरेंस पता है इन चीजों का कि एंटीजेंस किसे कहते हैं और एंटीबॉडी किसे कहते हैं? बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। बताइए प्रणति, आप बताइए, शालू नहीं आपने बताएंगे। ओके सर। आप नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे पता है आपको पता है, आज मैं उनसे पूछूंगा जिनको नहीं पता, क्योंकि बच्चे सुनते हैं वर्ड लेकिन ध्यान नहीं देते, अरे होगा कुछ, क्या ही रखा है इन बातों में। सर एंटीबॉडी इज समथिंग जहाँ पे हमारे बॉडी में जो वायरस है वो फाइट ओके, करने के लिए वो जो भी है वो प्रोड्यूस होते हैं। लाइक सपोज वायरस हो गया है, हमने वैक्सीन ले लिया तो ऑब्वियसली हमको 1 मंथ लगता है ताकि वो एंटीबॉडीज जनरेट हो, ताकि वो वायरस से फाइट कर सके। तो एंटीबॉडीज आर दी सेल्फ बॉडी या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी? बाहर से लेकर आते हो एंटीबॉडीज को या खुद की बॉडी जनरेट करती है? सर बाहर से लेके आना पड़ता है वैक्सीन से, क्योंकि if the virus which is inside your body you're not able to fight it, so जो वैक्सीन लेते हैं it's just that हम जो वैक्सीन इज वायरस है, काइंड ऑफ अ एंटीबॉडी, यू जस्ट या वांट टू से। बिकॉज छोटे छोटे प्रपोर्शंस में वही वायरस हमारे बॉडी में डालते हैं, दैट वही तो वैक्सीनेशन होता है ना। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में अभी कोरोना वायरस वैक्सीन इज लाइक वो ही वायरस ही बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में डालते हैं ताकि हमारा बॉडी वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सके, सो दैट वी कैन फाइट दैट वायरस। सो एट दैट टाइम आई थिंक 1 मंथ तक एंटीबॉडी जब तक प्रोड्यूस ना हो, इसलिए वी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर एट दैट टाइम, मतलब मेरे हिसाब से। आई डोंट नो एंड इफ व्हाट इज एंटीजन? आपने अब तक एंटीबॉडी बताया, एंटीजन? एंटीजन एंटीजन नहीं पता सर। एंटीजन नहीं पता, कोई बात नहीं। फ्रैंकी आप बताइए।
फ्रैंकी, आर यू देयर? या गूगल करने लगे? पी भारनी कुछ टाइप कर रहे हैं। अक्षत, आई एम टेलिंग यू, अभी बताता हूँ, जस्ट वेट। पी भारनी आप किसके लिए बता रहे हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन, ओके, गुड। फ्रैंकी बताया नहीं आपने? एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी में ही बनता है। शालीन बोल रहे हैं। शालीन, अभी प्रणति ने बोला कि सर वो तो आउटसाइड बनते हैं एंटीबॉडीज। प्रणति कह रही है सर जैसे वैक्सीनेशन लिया हमने, इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी। मनीषा आप बताइए, मनीषा कुमारी। एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट होता है ना? ये फ्रैंकी पूछ रहे हो, बता रहे हो, पूछ रहे हो? क्लास 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये चीजें चलते हुई आ रही हैं। कोरोना के टाइम से ये वर्ड इतना कॉमन हो चुका है ना, एंटीबॉडी और एंटीजन। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो लाइक द हिंदू वगैरह, कोई भी आप में से पढ़ता होगा तो उसे पता होंगी ये बातें। बाकी ये पता भी नहीं हो तो एटलीस्ट कॉमन है बहुत। एंटीबॉडी हैज टू counteract the response induced by the antigens. Yes, P Bharani, good. Ability to fight against disease, it's immunity शिवम, it's immunity। अब शालू बताएंगे, शालू बताइए। यस शालू आप बताइए। Sir, antigen is basically a receptor present on the surface of RBCs. Okay. And antibodies are present in plasma, responsible for immune response that is created by our body. Antibodies are produced within our body when there is any foreign. Antigens are also produced by our body. Yes, sir, it is present on the surface of the cells, na? Okay. These are receptors. Then मतलब एक हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हो, रिसेप्टर्स में समझता हूँ तो नहीं, मतलब मैं बाकियों के लिए कह रही थी। अच्छा ओके। और कुछ चालू बेसिकली जो इन्होंने बोला था कि वैक्सीन के थ्रू में मिलता है एंटीबॉडीज, इट इज नॉट ट्रू। बेसिकली वैक्सीन एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। एग्जैक्टली। वैक्सीन इज नथिंग बट जो वायरस है उसको वीक कर देते हैं थ्रू सर्टेन मैकेनिज्म्स और फिर उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बिकॉज अगर वो उस वायरस की थोड़ी क्वांटिटी को, क्या एक सिंगल वायरस को भी एज इट इज फॉर्म में हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, म्यूटेट करेगा कि यू कैन देन कंट्रोल इट। उस वायरस को वीक करके ताकि उसकी म्यूटेशंस ना हो, तब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसलिए वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। So whenever there is a foreign body जो हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसके रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडीज जनरेट होती है थ्रू आवर इम्यून सिस्टम, एंड दोज एंटीबॉडीज अटैच टू द रिसेप्टर्स ऑन आरबीसीज, दैट इज एंटीजन, एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स व्हिच एक्ट्स इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म। यस, जो उन सेल्स, फॉरेन सेल्स को ढूंढ के मारते हैं फिर। क्लास देखिए, जैसा शालू बोल रही है, बहुत सिंपल शब्दों में शालू ने बोला है वैसे, लेकिन और सिंपल मैं बताता हूँ। होता क्या है क्लास की, जैसे ये बात तो क्लियर है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज दोनों आपकी सेल्फ बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं
और होता क्या है कि एंटीजेंस हमारे इट्स अ काइंड ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडी का ना लॉक एंड की मेथड होता है जब हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से फाइट करती है। एक्चुअल में हम अगर सपोज करो कि एंटीजेंस हमारी बॉडी बनाती है और एंटीजन की कोई शेप ऐसे, एंटीजन इज अ काइंड ऑफ लॉक, फाइन। और अगर जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना, तो एंटीबॉडी सपोज करो उस लॉक की है, ठीक। तो अगर कोई भी एक लॉक है तो वो एक पर्टिकुलर की से खुलता है, तो इट मींस अगर की बाइंड कर जाती है तो इट्स ओके। बट अगर कभी भी हमारी बॉडी में कोई आउटसाइड एंटीबॉडीज आते हैं, सपोज करो हमारी बॉडी की नहीं है, वो आउटसाइड फॉरेन बॉडी है कोई, वो आती है, तो हमारे एंटीजेंस उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर सपोज वो एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन से पावरफुल है, तो वो एंटीबॉडीज हमें सफर कराने लग जाती है, मे बी वो डिजीज ही होती है ज्यादातर केसेस में। और अगर हम बात करें उन्हीं एंटीबॉडीज को किल करने के लिए, हम आउटसाइड एडिशनल सोर्स कह सकते हो, हम वैक्सीनेशन का लेते हैं, जिससे कि हमारे एंटीजेंस इतने सुपीरियर हो सके कि वो उस एंटीबॉडी के साथ फाइट कर सके। समझ रहे हो? इट मीन्स वैक्सीनेशन से हमने अपनी जो खुद की इम्यूनिटी थी उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि हम सामने वाली चीज से फाइट कर सके, बेसिकली हम ये कहते हैं। और यहीं पर आपकी दो टाइप्स की इम्यूनिटी भी जनरेट होती है एंटीजेंस एंटीबॉडीज से, जो आपकी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब वो होता है जो आपको सेल्फ मिली है, आप कितना फाइट कर सकते हो किसी डिजीज से। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो एडिशनल रूप से आपको दी जा रही है एडिशनल तौर पर, जैसे कि अब वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, क्योंकि आपको एडिशनली उस चीज के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है जिसको आप फाइट कराना चाहते हो, जिससे आप फाइट करना चाहते हो। और वो क्या है? कोविड वायरस, फाइन। कोरोना वायरस से ही तो आप फाइट कर रहे हो ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम ये इन्नेट इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपको वो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ठीक है क्लास, क्लियर हुई बात? क्लास क्लियर हुआ? यस यस पी भारनी, एग्जैक्टली विच यू आर सेइंग ना, वही मैं लॉक एंड की मेथड आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो आपका एक राउंड स्ट्रक्चर में आपकी एक एंटीबॉडी आई है, और आपका एक ऐसा सरफेस है जहां पर वो राउंड एंटीबॉडी कंबाइन कर सके। अगर सपोज करो वो शेप वाइज अगर मैं बात करूं स्क्वायर शेप की है और आपका राउंड सरफेस है, तो वो उससे अटैच ही नहीं होगी। इट मींस वो क्या है? वो आपके लिए फॉरेन सब्सटेंस है। वहां पर आपको उसके लिए उसको बेकार करने के लिए, उसको उससे बचने के लिए वहां पर आपको एक एडिशनल इम्यूनिटी चाहिए होगी, जिसको आप एडिशनल तौर पर लेंगे, तब आपकी बॉडी उससे फाइट कर पाएगी। ठीक है? फॉरेन सब्सटेंस क्या है? फॉरेन सब्सटेंस अक्षत लाइक कोरोना वायरस इज अ फॉरेन सब्सटेंस ना, माइक्रोब्स या आपका कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज कॉज कर सके, वो फॉरेन सब्सटेंस है। जो आपकी बॉडी का सेल्फ सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं है ना, वो फॉरेन सब्सटेंस है। जिसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। उसमें कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआन्स, एनीथिंग। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज नथिंग। वैक्सीनेशन में हम प्रणीति अपनी बॉडी को किसी फॉरेन सब्सटेंस से फाइट कराने के लिए इतना अवेयर, इतना प्रिपेयर करा रहे हैं कि वो उसके खिलाफ क्या बनाने लग जाए? एंटीजेंस बनाने लग जाए, जिससे कि वो फॉरेन बॉडी से फाइट कर सके। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आप कह सकते हो, इन्नेट इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन। लाइक आपने सुना होगा पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड ना, तो पोलियो की जो ड्रॉप्स दी गई थी वो सब देने के बाद अब इस टाइम पर ऑलमोस्ट हम ये कहते हैं कि इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। जो केसेस एग्जिस्ट करते हैं वही हैं, क्योंकि अब सबके पास इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो पोलियो का वायरस, पोलियोमाइलाइटिस जो है वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबकी बॉडी इम्यूनाइज्ड है, वो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट हो चुके हैं एंटीजेंस। ठीक है? ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फॉरेन सब्सटेंस क्या होते हैं, आपको भी क्लियर हो गया होगा अक्षर। हाँ जी, अब तो देखिए क्लास की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो सेम एज यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ है, एंटीजन जो है ए बी ए एंड बी और नन, फाइन।
जबकि हम एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीजन ए की एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी की एंटीबॉडी ए है, ए बी की कोई नहीं होती है और ओ की ए एंड बी होती है। ठीक है, जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं क्लास, तो जीनोटाइप्स क्या होते हैं? जीनोटाइप्स को आपको ना याद करना है तो याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन क्या बन जाते हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। होता क्या है क्लास, जीनोटाइप में जनरली हमारे हर किसी ब्लड ग्रुप्स के लिए, या हम ये कहेंगे कि कोई भी जीन का एक जीनोटाइप होता है, और जीनोटाइप्स हमेशा पेयर्स में होते हैं जिनको हम अलील्स बोलते हैं। तो ऐसे ही ए ब्लड ग्रुप का भी अलील क्या है? ए और AO हो सकता है, या फिर बी की बात करें तो BB और BO जीनोटाइप हो सकता है। सेम एज AB का जीनोटाइप AB होता है, क्योंकि ट्रिपलेट्स में नहीं होते हैं कभी भी जीनोटाइप्स, वो सिर्फ पेयर में होते हैं। ऐसे ही O का भी जीनोटाइप क्या होता है? OO होता है। ठीक, तो हम क्लास ये कहते हैं कि अगर सपोज करो, अगर हमारा एंटीजन A है और एंटीबॉडी A बन रही है, और एंटीजन B है बॉडी में और एंटीबॉडी B भी बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ना जनरल केस में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती किसी भी बॉडी के लिए। हमें एंटीजन A है ना, तो एंटीजन A ही चाहिए। एंटीबॉडी B उसके साथ अगर बननी शुरू हो गई तो हमारी बॉडी ना वहां पर क्लॉट करना शुरू कर लेती है, या ये कह सकते हैं कि ब्लड उतना फॉर्म नहीं होता, जो ब्लड सेल्स बन रही होती हैं वो भी रप्चर्स होनी शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन में ना हमारी जनरली एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्लम्पिंग होने लगती है सेल्स की, ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग होने लगती है, जिसको एग्लूटिनेशन वर्ड कहा जाता है। और एक चीज और बताऊं, हालांकि एग्लूटिनेशन से आपका रिलेट कुछ आएगा नहीं, लेकिन मैं ये वो चीज बता रहा हूँ जब आपको ब्लड डोनेट किया जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि ब्लड डोनेट के टाइम पर आपसे कहा जाता है कि आपको ए ब्लड ग्रुप चाहिए या ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही चाहिए। अगर कभी ऐसा होना कि कुछ अनदर सेल्स भी आ जाए ब्लड ग्रुप में, लाइक अगर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव की सेल्स कुछ आ गई, तो आपका ब्लड वहां पर एग्लूटिनेट होने लगेगा, ब्लड की क्लम्पिंग होने लग जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आपका तब भी होता है, एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, इसका ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में होता क्या है जनरली क्लास, फादर जो है वो आपका RH पॉजिटिव होगा, सिंपल शब्दों में समझिएगा, और मदर जो है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, RH पॉजिटिव फादर है और मदर जो है RH नेगेटिव है। जनरली होता क्या है कि अगर किसी भी कंडीशन में मदर की सेल्स RH पॉजिटिव बनाने लग जाए, RH नेगेटिव थी ना मदर, पॉजिटिव बनाने लग जाए, तो उस कंडीशन में चाइल्ड की डेथ होनी, मतलब चाइल्ड के लिए वो RH पॉजिटिव वाले फैक्टर्स ना बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। और इसमें बच्चे की ब्लड सेल्स जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, बच्चे की RBCs फॉर्म नहीं हो पाती, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस वर्ड का मतलब ही यहाँ पर ये है, इरिथ्रो वर्ड इरिथ्रोसाइट्स के लिए था, याद करो मैंने कल बताया था कि इरिथ्रोसाइट्स RBC को कहा जाता है, और ब्लास्टोसिस का मतलब कि RBCs का ब्लास्ट होना, जस्ट बिकॉज ऑफ वो RH नेगेटिव फैक्टर था और बन क्या रहा है, RH पॉजिटिव फैक्टर बन रहा है। तो इसी वजह से बच्चे के RBCs फॉर्म नहीं हो पाती हैं, जिस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है क्लास, ये वर्ड ना बहुत मतलब कॉमन तो है, लेकिन पूछा पेपर में नहीं जाता, खासकर SSC CGL में तो नहीं, UPSC वगैरह के एग्जाम्स में ये वर्ड आता है, CGL में मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर हुआ क्लास ब्लड ग्रुपिंग? क्लास ब्लड ग्रुपिंग क्लियर हुआ? ओके, सो अब देखिएगा क्लास, हम ना ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, मैं एट लास्ट जब आपका बायो का सेक्शन पूरा बायो में फिनिश कर दूंगा, तब मैं आपको एक PDF दूंगा, उस PDF में आपके कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 50-60 जो भी क्वेश्चंस रख सकूंगा मैं, उन क्वेश्चंस को आपको यहीं पर क्लास हो सके तो यहाँ पर करवाऊंगा, अदरवाइज आपको शेयर कर दूंगा, फिर हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पता चलते रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास, अभी टाइम बहुत है, मैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आज की क्लास विटामिन की थी ना, तो ये थोड़ा सा पेंडिंग था। विटामिन को हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है।
Yes class. So I think slide visible हो रही होगी आप सबको. हाँ जी, तो चलिए अब हम ब्लड के बाद अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज योर विटामिन्स. ठीक है, विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन पेपर में बनता है और लाइक आपसे इसके डेफिशिएंसी से रिलेटेड, साथ के साथ विटामिन्स के केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. विटामिन के सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको मैंने एड ऑन सारी चीजें करी हैं, बस आप सुनते चलिएगा. बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट. देखिए विटामिन्स हैं क्या क्लास. vitamins are generally is a kind of molecules, organic molecules, जो कि हमारी बॉडी में ना बहुत ही माइनर, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं. लेकिन अगर हम बोले ना तो हमारी बॉडी इनको खुद से ना बनाकर एडिशनली लेती है, लेकिन इनकी थोड़ी सी भी कमी जिस क्वांटिटी में ये चाहिए अगर वो भी पूरी नहीं हो पा रही है तो एक प्रॉब्लम लेकर आ जाती है, एक डेफिशिएंसी लेकर आ जाती है और वो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी बन जाती है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी डिजीज या बहुत घातक साबित हो जाती है, हमारे लिए हार्मफुल साबित होती है. जनरली विटामिन्स हमारी ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजों में हेल्प करते हैं. विटामिन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं क्लास. पायल डिफरेंस बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. पायल. हाँ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस बताओ पायल. यस सर, क्या सुन नहीं रहे हो. यस सर, मतलब एक बात को मैं दो बार रिपीट करूं, है ना. यस अनीता, डिफरेंशिएट करो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. हमारी बॉडी विटामिन्स नहीं बना पाती अक्षर, तो हम एडिशनल सोर्स लेते हैं ना, वेजिटेबल फ्रूट्स. अक्षत आप क्या कर रहे हैं डियर. बेटा आप क्या कर रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो या फिर हो चुका है कंप्लीट आपका जो भी आप क्वालिफिकेशन में कर रहे थे. अक्षत क्या किया आपने पढ़ाई में, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी. अरे अक्षत इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं. मैं आपने पूछा मैंने आंसर कर दिया, मैं उस वे में नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज बायोलॉजी सेक्शन ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आप बीटेक वाले तो नहीं हो. आप बीटेक वाले हो ना. ओके कोई बात नहीं, मैं समझ गया था. सर ग्रोथ तो सर जो बाहर की अपीयरेंस होती है उसकी ग्रोथ, और डेवलपमेंट सर इंटरनली ग्रोथ होना हर ऑर्गन्स का या. अच्छा, डेवलपमेंट भी इंटरनल ग्रोथ है व्हिच इज नॉट विजिबल एक्चुअली. हाँ यस सर, इंटरनली ग्रोथ को सर शायद डेवलपमेंट कहते हैं सर. जैसे ऑर्गन्स का डेवलप होना, ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलप होना, टिश्यूज का डेवलप होना. हेयर्स का बढ़ना क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. हेयर्स की लेंथ बढ़ना डेवलपमेंट है या ग्रोथ है. यश सर कंफ्यूजन है सर, नहीं पता. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मोनिका आप बताइए. सर शायद ग्रोथ है, जो कि सर डेड से शायद हेयर बनते हैं. डेवलपमेंट से हेयर बनते हैं लेकिन ग्रोथ है. यश क्या ना क्या सर डेड सेल से. अच्छा डेड सेल से. ओके
हेयर ग्रोथ है, हेयर का लेंथ इंक्रीज होना ग्रोथ है। गुड प्रणीति, गुड। पी भारनी, गुड। Yes class, yes, simply you can say the growth basically quantity बताती है किसी भी चीज की, और डेवलपमेंट आपका क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपका बालों का बढ़ना, 16 का टोला बनना, ये सब क्या है, ग्रोथ है, ठीक। बाकी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि प्रणीति बोल रही है हेयर इज थिक, स्ट्रॉन्ग एंड लिशियस, तो ये सब आपकी क्या है, डेवलपमेंट बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स दोनों ही तरीके से हेल्प करते हैं, बट हमेशा क्या होता है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लीड करता है, बट समटाइम्स ग्रोथ हो जाती है और डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं होता, यही चीज मैं पी भारनी बोल रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी लाइक इंसान बड़ा हो गया लेकिन लाइक मेंटली इंटेलेक्चुअली और आराम नहीं होता और इतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। शरीर बड़ा हो जाता है, ग्रोथ बन जाती है। तो विटामिन्स बेसिकली इन्हीं बेसिस पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, साथ के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में, ठीक है। विटामिन्स को जिसने डिस्कवर किया था, बताया था, उनका नाम फंक था, ठीक है। विटामिन्स के बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम फंक है, FUNK, फंक। फंक ने ये बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि फैट में डिसॉल्व हो सके, सॉल्युबल हो सके, उनको नाम दिया गया है A, D, E and K, ठीक है। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें से आपको पढ़ने कुछ ही हैं जो मैं बताऊंगा। और विटामिन सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं, जो कि वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। होता क्या है क्लास, इन दोनों विटामिन से रिलेटेड हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि फर्स्ट थिंग फैट सॉल्युबल विटामिन्स पे मैं आता हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। पूछा जाता है पेपर में, आ जाता है रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का। विटामिन ए के सोर्सेज जो होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लीवर ऑयल, डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इवन रेड फ्रूट्स, फाइन, लाइक कैरेट, बीटरूट, ये भी आपके विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। साथ के साथ विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारे आईज के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है, आईज हेल्थ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन्स एंड टीथ को भी मेंटेन करता है। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है क्लास, enhances the protection and regeneration of the cells। जैसे ही कोई सेल्स डेड होती हैं तो उनको रीजनरेट कराता है। साथ के साथ हमारे रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइन के लिए भी यूजफुल होता है, और हमारे हेयर, नेल्स और स्किन का भी बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। विटामिन ए से होने वाली जो प्रॉब्लम है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इज नेम्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, और आप यूज कैन से दी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई आईज, ये हमारे सिम्टम्स मेनली विटामिन ए के पूछे जाते हैं। देखिए आप सबको अगर पता है तो आईज की ना, आपकी आईज का एक स्ट्रक्चर जिसमें कि आईज के बैक साइड में हमारी एक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेटिना, फाइन। देयर इज अ पार्ट ऑफ आई व्हिच इज नेम्ड एज रेटिना। रेटिना पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है, एंड रेटिना पर हमारी रेटिना में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि कलर्स को और आपकी व्हाइट एंड ब्लैक को, यानी लाइट सेंसिटिव होती हैं। रोड सेल्स और कोन सेल्स उनका नाम है। दो टाइप ऑफ सेल्स रेटिना पर, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। कोन सेल्स का नाम होता है, कोन सेल्स जनरली कलर को डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी रेड, ब्लू एंड ग्रीन, फाइन। जबकि रोड सेल्स की बात करें, रोड सेल्स से ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट इज नथिंग, इट्स नॉट अ कलर, इट्स लाइट सेंसिटिव पोर्शन। लाइट के अकॉर्डिंग हम ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं। ब्लैक है तो इट मींस लाइट नहीं है, और अगर व्हाइट दिख रहा है तो इट मींस लाइट है।
आफ्टर दैट रोड सेल्स के कौन सेल्स डिफरेंशिएट कर पाती है। तो हम ये कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस में होता ये है कि इंसान को अंधेरा होने पर दिखाई नहीं देता, इट मींस उसकी रोड सेल्स वर्क नहीं करती। कलर ब्लाइंडनेस में एक्चुअली कलर सेल्स यानी कोन सेल्स वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, साथ के साथ ड्राई स्किन, त्वचा का सूखा होना, स्टमक डिस्कम्फर्ट। क्लास देखो, जो मेन चीज है वो पूछा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ये बाकी चीजें मैंने सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए रख दी आपके लिए। ड्राई स्किन, स्टमक डिस्कम्फर्ट, पुअर ग्रोथ, वीक बोन्स एंड टीथ, ठीक है, ये प्रॉब्लम करती है। विटामिन का उनके एक एक्चुअल अमाउंट से, एक ऑप्टिमम अमाउंट से ज्यादा होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे कि ड्राई एंड स्केली, पीलिंग एंड ईची स्किन हो जाती है, रैशेस आने लगते हैं, स्किन पे से रैशेस पड़ के वो स्किन उतरने लग जाती है, हेयर लॉस भी होने लग जाता है एक्सेस होने के कारण, पुअर एपेटाइट एंड फटीग, वॉमिटिंग होना, स्टमक डिस्कम्फर्ट होना, लिवर इंजरी, हेडेक, बोन पेन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। अब देखो बहुत सी चीजें कॉमन है, लाइक स्टमक डिस्कम्फर्ट, डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों में है। क्लास एक्चुअली ना विटामिन, ये यहाँ पर ये चीज बहुत मेन आपको याद रखनी है, विटामिन का ज्यादा होना और कम होना दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनका एक ऑप्टिमम रहना बहुत जरूरी है। आप कभी कुछ ज्यादा ऐसा खा लो जिसमें विटामिन ए है तो आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा, और अगर नहीं खाया है या नहीं टेक कर रहे हो तो भी स्टमक डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो ये बॉडी हमारी खुद का बैलेंस करना, हमें खुद को पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज कितने इनटेक करनी है, कितनी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये विटामिन ए के बारे में। साथ के साथ विटामिन ए के बाद दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सूरज की या सनबाग की प्रेजेंस में, सन रेज की प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज होने लग जाता है, इसीलिए हम इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, सोर्सेज इसके ज्यादातर वाइट प्रोडक्ट्स हैं, कैल्शियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका एग यॉक, लीवर, कॉड लिवर ऑयल, और आपका विटामिन डी का सोर्स सनलाइट तो है, यू ऑल नो दैट, फाइन। फंक्शन की अगर बात करें तो विटामिन डी एक्चुअली हेल्प करता है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जनरली हमारी बोन्स, टीथ एंड ब्रेन को हेल्दी रखने में मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे सिम्टम्स में आए, अगर कैल्शियम के या फिर हम विटामिन डी के सिम्टम्स पर आए डेफिशिएंसी के, तो डेफिशिएंसी होती है बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने लगता है। रिकेट्स इज नथिंग, रिकेट्स में पैर जो है वो आपके बो शेप हो जाए, बच्चों के पैर जो है घुटने आउटवर्ड हो जाते हैं, जिनको हम बो शेप लैग बोलते हैं, और इसको रिकेट्स कहा जाता है। साथ के साथ अडल्ट्स में अगर बात, अडल्ट्स में इसकी प्रॉब्लम कहलाती है अबव 30+ ऑफ एज, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज लाइक वीकनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स में दर्द रहना घुटनों में, आई थिंक जॉइंट्स में, फाइन। एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्लास ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जनरली 60 अबव से लोगों में देखी जाती है, 60+ में। और ऑस्टियोवर्ड जो होता है ना, वो होता है बेसिकली बोन सेल्स के लिए। ऑस्टियोवर्ड का मतलब है बोन सेल्स। एंड पोरोसिस, पोरोसिस कौन सा परिणति, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोमलेशिया होता है नी में। सर ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस पूछ रही हूँ, वो हाँ नी एंड बोन्स ब्रिटल होना वो है क्या? हाँ हाँ Adults एग्जैक्टली में जो होता है। हाँ परिणति, यस यस। ऑस्टियोपोरोसिस में ना क्लास बोन्स की जो सेल्स हैं वो पोरस हो जाती हैं, मतलब उनमें छोटे छोटे बहुत माइनर से बहुत माइन्यूट होल्स होने लग जाते हैं, जिससे बोन्स पोरस हो जाती हैं और वो इजीली इतनी ज्यादा ब्रेक हो सकती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल। तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, साथ के साथ क्लास अगर एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में यहाँ पर अगर कैल्शियम का एक्सेस हो जाए या विटामिन का डी का एक्सेस होता है तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज बनने लग जाते हैं। कैल्सिफाइड कार्टिलेज का मतलब, कार्टिलेज क्लास वो जगहें होती हैं बॉडी की जहां पर बोन्स नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज आर दीज स्ट्रक्चर जहां पर बोन्स नहीं है लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लाइक आपकी टिप ऑफ नोज, लाइक आपका आउटर ईयर। ठीक है, यस, ये आपकी क्या है, कार्टिलेज है। और यहाँ पर ऐसी जगहों पर कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहने का मतलब है
कि कैल्शियम डिपॉजिट होकर ना गांठे गांठे जैसे बन जाते हैं, जिसको हम कैल्शिफाइड कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। साथ के साथ क्लास, जब भी कैल्शियम का लेवल हाई होता है ना, तो हमारे नॉर्मल हार्ट बीट नहीं रहती है, अब नॉर्मल हो जाती है। साथ के साथ कुछ ऑर्गन्स का डैमेज भी हो सकता है, लाइक किडनीज, फाइन। वॉमिटिंग, डायरिया होना, शॉर आइज होना और ईच स्किन होना भी विटामिन डी के एक्सेस से होता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। आफ्टर दैट हम बात करें, द नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और विटामिन के के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है और जनरली हमारी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोट कराने के लिए यही काम करता है। सो फंक्शन हेल्प क्लोटिंग में, प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है और हेल्प करता है लीवर की बैलेंस, फाइन, लीवर की हेल्थ को बैलेंस करता है। साथ के साथ क्लास, अगर इसका एक्सेस हो जाए तो ये लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि विटामिन के बहुत हद तक लीवर को ही मेंटेन कर रहा है और एक्सेस भी अगर होगा तो लीवर को डैमेज करने के लिए होगा इसका, ठीक है। नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यस नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब हमारे यहाँ पर देखो विटामिन के में तो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी शालू सर है, यू हैव रिटन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। colon, oh sorry, part of class, this is not part of small intestine, it's of large intestine, colon, cecum and rectum। यहाँ पर मेरे से जल्दी में लिखा गया होगा, इसको मैं सही कर दूंगा। बाकी आपके पास अगर पहुंचेगा या आप सुन रहे हो अभी, तो प्लीज इसको लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन इज अ लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट, जहाँ पर आपका विटामिन के प्रोड्यूस होता है जनरल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये विटामिन के के बारे में है। बाकी क्लास हम विटामिन के हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे जो विटामिन बचे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इतना समझ आया आप सबको विटामिन के बारे में? ए और आपका के मैंने कराया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत सारा कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने कहा था ना कल पूछा जाएगा, सिर्फ जनरल, ठीक है क्लास। सो थैंक यू सो मच टुडे। पीपीटी शेयर करा दीजिए। हाँ, आज आपको ब्लड का मैं वो पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। सो विटामिन का भी भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, जिससे कि आपको सुनने में आसानी रहेगी जब मैं कराऊंगा, तो दोनों भेज दूंगा, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, पढ़िए अच्छे से, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय क्लास।